नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सुकून भरी जिंदगी जिएं तो अभी से आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो अलग अलग स्टेजेस से होते हुए गुजरता है। हम इसको 3 स्टेप प्लानिंग भी कह सकते हैं। अभी अलग अलग स्टेज कौन से होते हैं? एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, एक प्री रिटायरमेंट होता है, एक रिटायरमेंट फेज होता है। और इन तीनों ही की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है आपको उस स्टेज के हिसाब से ही करनी होती है। तो कैसे है ये 3 स्टेप प्लानिंग रिटायरमेंट के, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ जो एक्सपर्ट है उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ, वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के इस खास पेशकश में। और रिटायरमेंट प्लानिंग की बात हो रही है और ज़्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इस इम्पॉर्टेंट गोल को ज़रूर शामिल करते हैं, लेकिन इसको भी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करना प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। सबसे पहले हम आमतौर पर कहते हैं कि रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो अलग अलग स्टेजेस से होती हुई गुजरती है। ये कौन से स्टेजेस है, बहुत नटशल में पहले मैं आपसे समझूंगी, फिर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए स्वाति, आई थिंक अगर जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि ये बेसिकली हमारी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट गोल्स है उनमें से एक है। और इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि हम उस फेज की बात कर रहे हैं जब हमारी इनकम नहीं होगी लेकिन हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे। तो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है हमारी लाइफ की। और उसके लिए ऑब्वियसली जब हम प्लानिंग करते हैं तो एक लंबा प्रोसेस होता है। जो शुरुआत होता है जब आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और शायद तब तक चलता है जब तक आप रिटायर होते हैं और जो रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्टेजेस की बात करें स्वाति, तो 3 ब्रॉड स्टेजेस हैं यहाँ पे। एक तो है एक्यूमुलेशन स्टेज, जहाँ पे आप पैसा एक्यूमुलेट करते हैं ताकि एक कंफर्टेबल और रिटायर्ड लाइफ आप जी सकें। दूसरी एक होती है प्री रिटायरमेंट स्टेज, जो तकरीबन हम कह सकते हैं कि आपकी रिटायरमेंट से 8 या 10 साल पहले है। वो बहुत ही क्रूशल स्टेज है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी स्टेज है रिटायरमेंट की, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज भी बोल सकते हैं, जब हम एक्चुअली रिटायर होते हैं और जब हमने जो भी इतनी मेहनत की है इतने साल और जब हमने कॉर्पस बनाया है उससे हम किस तरह से अपनी इनकम और ग्रोथ जनरेट कर पाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो 3 फेजेस हैं, एक्यूमुलेशन, प्री रिटायरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन या रिटायरमेंट फेज। ओके, तो 3 स्टेज के बारे में हमने समझा जो कि आपको एक अच्छी, सुखी, टेंशन फ्री रिटायरमेंट लाइफ की तरफ ले जाती हैं। आपने शुरुआत में बोला जो शुरुआत होती है इसकी एक्यूमुलेशन फेज से होती है, और एक्यूमुलेशन से ही ये बात समझ में आती है कि आप कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, बेसिकली अपनी एक नींव तैयार कर रहे हैं। तो अगर हम एक्यूमुलेशन स्टेज की प्लानिंग की बात करें तो ये स्टेज कितना लंबा होता है, कितना लंबा ये स्टेज होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और जानना। इसमें निवेश की शुरुआत कब करें हेमंत जी, और साथ ही कौन से निवेश प्रोडक्ट्स में निवेश एक्यूमुलेशन फेज में किया जाना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा टुवर्ड्स आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो। इस बात आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम सवाल है। और आई थिंक हम उस फेज की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, एक्यूमुलेशन फेज, जब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, चाहे हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करें या हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग करें, उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल होता है। तो जब से हम शुरुआत करते हैं तब से वो एक्यूमुलेशन फेज शुरू होता है और उसमें प्री रिटायरमेंट फेज वो भी कवर होता है। जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपकी एक्यूमुलेशन स्टेज रहती है। हाँ, ये बात सही है कि रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच के आपको थोड़ा सा असेस करना पड़ता है, लेकिन वो जो फेज है पूरा वो तब तक होता है। इसको हम कैसे कवर करें उससे पहले 2-3 बातें कहना चाहूंगा। आई थिंक हर एक इन्वेस्टर के लिए वो समझना जरूरी है। हमने क्या देखा है कि हम सभी चाहते हैं कि कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ हो हमारे पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी काफी सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो इसके बारे में ठीक से प्लान नहीं करते। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हम देख रहे हैं कि काफी इन्वेस्टर्स ने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया है। जो तवज्जो या इंपॉर्टेंस जो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग को देनी चाहिए वो दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो जो नहीं ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि कभी आप ये सोचते हो कि देखिए बहुत लंबा समय है, अभी क्या जल्दी है। कभी कभी हमें लगता है कि छोटी छोटी रकम से बहुत ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही नहीं है। आज आपके पास ऑप्शन है कि आप छोटी छोटी रकम से भी एक बड़ी रकम बना सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी एक्यूमुलेशन स्टेज की वो ये है
कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कीजिए। हमने इसके बारे में बहुत सारे शोज में बात की है, क्योंकि एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, उसका फायदा आपको तभी होगा, यानी रिटर्न के ऊपर जो आप रिटर्न कमाते हैं, जितना लंबा समय आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को देंगे। और स्पेशली जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, तो वहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं वो काफी बड़ा है, तो जितना जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए। दूसरा, आपकी एसेट एलोकेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा गोल है जिसमें आपके पास कभी कभी 20, 25, 30 साल का समय होता है, तो आप इस पोजीशन में है कि आप उसमें रिस्क ले सकें। क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हो, फिर अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास का प्राइमरीली एक पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आप इन्फ्लेशन को बीट करके पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमा पाएंगे। तो एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एसेट एलोकेशन देखते हैं, उसके अंदर भी आपको उस तरह की ऑप्शन चुननी है जो आपके रिस्क प्रोफाइल और आपकी नॉलेज जो बेस्ड है उसके लिए सूटेबल हो। जैसे हम जानते हैं, इक्विटी में अगर हम चाहें तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे निवेशक हैं जो शायद इक्विटी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते हो स्टेज पे, तो मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है। हाँ, आपके अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप चाहें तो प्योर इक्विटी फंड में जा सकते हैं या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी सारे ऑप्शन है आपके पास, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना जल्दी, जितना लंबा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे, उतना ही आपको यहाँ पे फायदा होगा। कभी कभी हमें ख्याल आता है कि चलिए हम पहले शॉर्ट टर्म गोल्स के पास जाते हैं, मीडियम टर्म गोल में जाते हैं, और रिटायरमेंट गोल जो है कहीं ना कहीं छूट जाता है। कभी कभी हमें ये फीलिंग आती है कि चलिए जितना हम कर पाए वो कर लें, बाकी फिर हमारे बच्चे देख लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कंप्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है अपनी डिग्निटी से कंप्रोमाइज करना पड़े। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। जितना जल्दी शुरू हो, सही एसेट क्लास हो, और एक डिसिप्लिन अप्रोच रखिए, ताकि आप जितना बड़ा कॉर्पस आपको बनाना हो रिटायरमेंट तक, वो आप बना पाए। तो बेसिकली हमें यही समझ में आया है एक्यूमुलेशन स्टेज में कि जितना जल्दी आप प्लानिंग की शुरुआत करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग की, उतना जल्दी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा। और यही वो स्टेज है जब ज्यादा से ज्यादा आप कमाई कर सकते हैं, और आपको कमाई करनी भी चाहिए, क्योंकि ये वो आपके कामकाजी दिन होते हैं जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन से फंड में निवेश करना चाहिए ऐसे स्टेज में, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। हमारे साथ शशांक जैन इस वक्त हैं। शशांक जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के अपने इस कार्यक्रम में। आपने एक बहुत ही डिटेल्ड हमें सवाल अपना भेजा, जिसमें आपने प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है। मैं आपसे बस समझना ये चाहती हूँ कि आपने जो निवेश की शुरुआत की, ये कब से की? आप ऑलरेडी 34 इयर्स के हैं। कब से आप ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और आपके गोल्स क्या हैं, और कितनी रकम आपको चाहिए? मैं 10 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा गोल, मैंने 2 करोड़ रुपए इन नेक्स्ट 7 ईयर्स, और 10 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को आफ्टर 60 ईयर्स। मैं 34 इयर्स का हूँ इस समय। वाओ, आप 34 साल के हैं। आप 24 साल के थे तब से आपने निवेश की शुरुआत की। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद कि आप ऑलरेडी अपना एक डेकेड ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरा कर चुके हैं, और यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत ही आपको शुभकामनाएं। और Thank you. आपसे कई जो निवेशक है वो प्रेरणा भी लेंगे। अब बताइए, अब आगे आने वाले कौन से गोल्स हैं जिसको आप धीरे धीरे करके रियलाइज करना चाहते हैं अपनी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में? हम देख पा रहे हैं कि आपने काफी सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, और कुछ फिक्स इनकम में भी आपका निवेश है। यस मैम, मैंने मेंशन करा हुआ है, मैंने सारे म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, आपको बता रखे हैं, और पीपीएफ और सुकन्या में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी 3.5 साल की मेरी बेटी है। उसके बाद मैं ये जो मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, उस पर मैं क्या अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ क्या मैं? ओके, अभी जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शशांक मुझे बस एक बात और बताइए, आप कितना इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आपका गोल है, छोटा नहीं है, आपका गोल काफी बड़ा है। आपको रिटायरमेंट के बाद 10 करोड़ रुपए चाहिए, डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ एंजॉय करने के लिए, और एक इन्फ्लेशन प्रूफ लाइफ के लिए आप 10 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं अपना? और बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कितना बढ़ा पाएंगे? कितना इन्वेस्टमेंट लगभग है, मैं उतना बढ़ा सकते हैं? ऑल राइट।
ठीक है, मैं अब आप सीधे हेमंत जी के पास जाऊंगी। हेमंत, हमारे साथ जो कॉलर हैं उनका सवाल भी आपके पास है, उनसे बातचीत भी हुई, पिछले 10 साल से उनका इन्वेस्टमेंट जारी है और मैं आपसे समझना चाहूंगी जो इन्होंने रिटायरमेंट के बाद का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है, वो एक लक्ष्य इन इटसेल्फ क्या काफी है रिटायरमेंट की बाद की लाइफ को एंजॉय करने के लिए? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही रकम को सेट कर रहे हैं गोल के लिए कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इनका इन्वेस्टमेंट कैसा है? जी स्वाति, अगर हम गोल की बात करें तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनका जो गोल है वो 10 करोड़ का है एक्यूमुलेट करने का कॉर्पस, करीब करीब 26 से 27 साल का समय। दूसरा गोल है इनके पास, आई थिंक 7 साल में शायद 2 करोड़ का ये कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। तो अगर हम फिलहाल लॉन्ग टर्म वाले गोल की अगर आप बात करें तो आपको बिल्कुल सही है। देखिए वहां पे जैसे हमने पहले भी कहा कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। जो इनकी करंट लेवल ऑफ इनकम है, जिस तरह की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है एज ऑफ नाउ वो शायद कॉर्पस बिल्कुल सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो आपको जो आपका जो कॉर्पस है उसको समय समय पे देखना होगा कि आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से अपने गोल को आप कहीं ना कहीं आप बढ़ाते रहिए। तो आई थिंक शुरुआत के लिए वो बिल्कुल सही है जो उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया है, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना इक्विटी फंड में, प्लस उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एनपीएस में भी है, पीपीएफ में भी है, सुकन्या समृद्धि में भी है। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है, जिस तरह का इक्विटी और डेट तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो जहां तक आई थिंक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और फिलोसफी जो वो फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि वाकई में क्या ये अपने गोल को पूरा कर पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट से। अभी इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी के द्वारा 13,000 इन्वेस्टमेंट है इक्विटी फंड्स के अंदर। उसके अलावा वो 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तीनों जो ऑप्शन हमने बात की वहां पे। इसका मतलब है कि करीब करीब 25,000 रुपए वो एडिशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इशू ये कि मैं अगर इनका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस देखूं जो इन्होंने अभी तक एक्यूमुलेट किया एसआईपी में, तो उसके हिसाब से अगर मैं सिर्फ रिटायरमेंट गोल की बात करूं तो उनको 35,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। अब इनके पास 12-13 हजार की तो इन्वेस्टमेंट ये कर ही रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि 25,000 और भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसी है कि वहां पे उनको 12% का एनुअलाइज रिटर्न मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मे बी थोड़ा सा प्रोपोर्शन को चेंज करें, इक्विटी का प्रोपोर्शन थोड़ा और बढ़ाएं। यस, ये हमेशा दुविधा रहती है हमारे दिमाग में कि कुछ ऐसी ऑप्शन हो जहां पे हमारी रिटर्न जो है वो स्टेबल रहे, गारंटीड रहे, सेफ्टी रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन जो है एक बड़ा रिस्क है। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंपोजिशन को अगर चेंज करें, एसेट एलोकेशन को चेंज करें, तो डेफिनेटली ये वहां तक पहुंच पाएंगे। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, 2 चेंजेस मैं इनको बोल रहा हूँ। इनके पास एक रिलायंस का टैक्स सेवर फंड है और डीएसपी का फ्लेक्सी कैप है। उसकी जगह में, क्योंकि वो 3 साल का लॉक इन है, में आप वहां से निकाल तो नहीं पाएंगे, लेकिन फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप आईडीएससी टैक्स एडवांटेज में करें तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। और जहां तक जो दूसरा फंड है उसके सामने अगर पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप अगर देखें तो वो शायद एक बेटर ऑप्शन होगी। तो ब्रॉडली कुछ चेंजेस करने हैं, बट दूसरा जो इनका गोल है 7 साल में 2 करोड़ का, कहीं ना कहीं इनको दोनों के गोल्स को इस समय पे थोड़ा सा रीअलाइन करने की जरूरत है, ताकि वो दोनों गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके, ना कि सिर्फ पूरा फोकस एक गोल के ऊपर। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने कहा अच्छी बात यह है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये बढ़ा दें 10-12 हजार से और, तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य के नजदीक तक दोनों गोल्स के वहां तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो शशांक जी, होपफुली आपने सुन लिया होगा कि आपको क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में आपका निवेश है अच्छा खासा। अब आपको क्योंकि गोल एक बड़ा अचीव करना है, तो आपको उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को या तो बढ़ाना भी पड़ेगा, आपको वैसा रिटर्न भी चाहिए इस अच्छे खासे गोल को अचीव करने के लिए। तो कुछ चेंजेस जो बताए हैं हेमंत जी ने, उनका ख्याल रखिएगा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले निवेश के लिए। और ब्रेक पर जाने से पहले हेमंत जी, क्योंकि हम एक्यूमुलेशन फेज की बात कर रहे थे, रिटायरमेंट का वो समय जब आप ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करेंगे, तो इस स्टेज में कौन से फंड्स में निवेश कर सकते हैं? देखिए, हमने देखा कि हमारी प्रेफरेंस ज्यादातर इन्वेस्टर्स की ट्रेडिशनल ऑप्शंस रहती है, जो मैं समझ सकता हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनसे थोड़ा आगे बढ़ के देखें और ऐसे फंड्स को देखें जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में या जो पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाने में मदद कर सके। तो हमने जैसे पहले कहा था कि कुछ इक्विटी फंड, पहली बात तो ये इक्विटी बाय नेचर एग्रेसिव है, तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। शुरुआत से सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, इनसे आप दूर रहिए। कोशिश कीजिए कि ऐसा पोर्टफोलियो हो, वेल डाइवर्सिफाइड फंड हो और बहुत ज्यादा फंड आपके पोर्टफोलियो में ना हो। कुछ एक फंड जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो, वो है कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड, जो लार्ज एक मिड कैप फंड है, और एक एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप। तीसरा एक मिड कैप फंड है कोटक इमर्जिंग फंड,
और चौथा निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। ये चारों फंड काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहते और लगता है कि एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाएं, तब फिर आप कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड को देख सकते हैं, कैनरा रोबेको का, एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड देख सकते हैं, और आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट। एक चीज इंपॉर्टेंट और कहना चाहूंगा क्विकली स्वाति यहाँ पे, कि अगर आप ड्यूअल ऑब्जेक्टिव बना के चलें साथ में, यानी जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और साथ ही टैक्स सेविंग भी हो, जैसे ईएलएसएस फंड है, उनको अगर आप अलाइन करें अपने रिटायरमेंट गोल के लिए, तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो ये एक कैटेगरी को रखें, उसमें जैसे हमने एक बात की आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज की, दूसरा फंड है कोटक टैक्स सेवर, और तीसरा कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड। ये 3 फंड है इस कैटेगरी में। तो कोशिश कीजिए कि टैक्स भी सेव हो आपका इन्वेस्टमेंट के टाइम, और जो कॉर्पस आपको बनाना है वो इक्विटी फंड से बना। ओके, तो एक्यूमुलेशन फेज की हमने बात की, और उसके बाद रिटायरमेंट से पहले प्री रिटायरमेंट स्टेज पर कैसे आपको प्लानिंग करनी है, फिर फाइनली जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद की लाइफ को टेंशन फ्री रखने के लिए कैसा निवेश करना है आपको। तो रिटायरमेंट का 3 स्टेज प्लान, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा हेमंत रुस्तगी हमारे साथ, जिनसे चल रही है खास चर्चा। हेमंत जी, अब बताइए जो प्री रिटायरमेंट स्टेज है इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। आई थिंक स्वाति, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम अभी भी एक्यूमुलेशन फेज में हैं, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के शुरुआत में होते हैं, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग एक हमारा इंपॉर्टेंट गोल होता है, तो हमें दूसरे गोल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें एलोकेशन वहां पे भी करनी पड़ती है। अब प्री रिटायरमेंट स्टेज जनरली क्या स्टेज है, वो ऐसा हम कह सकते हैं कि 8 या 10 साल आपके रिटायरमेंट से पहले। अब ये इसलिए क्रूशल हो जाता है क्योंकि ये आपके करियर वाइज बेस्ट ईयर्स होते हैं, क्योंकि आप अपने करियर में पीक पे होते हैं। आपकी जो कैपेसिटी है सेव करने की और इन्वेस्ट करने की, वो सबसे ज्यादा होती है। और अमूमन हमने देखा है कि इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आपके ज्यादातर जो दूसरे गोल्स हैं उसको काफी हद तक आपने पूरा कर लिया होता है। तो आपके पास एक आपकी कैपेसिटी इन्वेस्ट करने की ज्यादा है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, यानी आपकी जो एलोकेशन है इक्विटी यहाँ पे बढ़ सकती है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स। ऑफ कोर्स रिटायरमेंट से पहले आप उसको थोड़ा रीबैलेंस करेंगे, बट ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखिए इस समय पे, कि अगर आपने अच्छे तरह से फोकस किया शुरुआत से, तो उसको कैरी ऑन कीजिए। अगर आप किसी कारण से अपने इस गोल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए या उतनी एलोकेशन नहीं दे पाए जो आपको देनी चाहिए, तब आपको प्री रिटायरमेंट स्टेज में उसके ऊपर ध्यान रख के आपको ज्यादा एलोकेशन करके और अपने एसेट एलोकेशन को फिर से देख के आपको एक कॉर्पस बनाने में बहुत मदद करेगा। तो एक तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज और हैं। हमने देखा है कि ये स्टेज में काफी इन्वेस्टर्स का रुझान होता है कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि तब तक थोड़ा पैसा भी होता है, तो उनको लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद वो घर किराए पे देंगे या उससे पहले भी देंगे, और फिर जो रेंटल इनकम आएगी उससे अपने एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे। प्रॉब्लम इसके अंदर इस स्ट्रेटेजी में फ्लॉ क्या है, एक तो आप लिक्विडिटी में कंप्रोमाइज करते हो, दूसरा आपकी जो कॉर्पस आपने बनाया है उसका काफी बड़ा हिस्सा जो अभी तक बनाया है वो वहां पे कहीं पे ब्लॉक हो जाता है। तीसरी बात, रेंटल यील्ड जो है काफी कम है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है इनकम की वो भी शायद पूरी ना हो, और ऑब्वियसली वो टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है। एक तो ये चीज। दूसरी, कोशिश कीजिए, ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, बट कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल हो तो कोई नया लोन मत लीजिए, क्योंकि उस समय अगर आप लोन लेंगे तो आपका पूरा फोकस जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग से शिफ्ट होके कहीं और चला जाएगा। तीसरा, अपनी रिटायरमेंट के एक्चुअल रिटायरमेंट स्टेज तक पहुंचने से 1 या 2 साल पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना शुरू करें। उसके 2 फायदे हैं। रीबैलेंस का मतलब यह है कि इक्विटी का एक्सपोजर कम करें, आपके ग्रोथ पोर्टफोलियो को इनकम और ग्रोथ दोनों की तरफ रखें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी आपको ग्रोथ की जरूरत है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो पूरा फोकस आप खाली इनकम पे मत लगाइए, तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए ताकि जो भी गेन्स आपने बनाए हैं उसको आप प्रोटेक्ट कर सके और आपका पोर्टफोलियो तैयार हो उस इंपॉर्टेंट स्टेज के लिए। जैसा मैंने पहले कहा, वो स्टेज जहां पे आपके एक्सपेंसेस रहेंगे लेकिन इनकम नहीं रहेगी। तो ये इसीलिए आई थिंक ये 2-3 फैक्टर हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि प्री रिटायरमेंट स्टेज किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस के अंदर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्री रिटायरमेंट स्टेज जो कि आपके रिटायरमेंट से 8 से 10 साल पहले आती है, लगभग इसमें जिम्मेदारियां थोड़ी बहुत आपकी खत्म होने लगती हैं, और उसके बाद अब जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि ज़्यादा जो कर्ज है उससे लेने से आपको बचना चाहिए और किसी एक एसेट क्लास पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो बेटर है। इसमें क्या किसी जो हमने एक स्ट्रैटेजी बात की
एक्यूमुलेशन फेज में आप पर्टिकुलर कैटेगरीज की बात की जहां पर निवेश करना चाहिए, उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए प्री रिटायरमेंट स्टेज में भी? और जैसा आपने बोला कि धीरे धीरे जब आप टुवर्ड्स रिटायरमेंट जा रहे हैं तब आपको एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहिए? आई थिंक शुरुआत अभी जो अगर मान लीजिए आपके पास 8 या 10 साल का समय है, तो वो काफी लंबा समय होता है। तो अगर आपकी एलोकेशन इक्विटी हैवी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर जैसे मैंने कहा 1-2 साल पहले, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि रिटायरमेंट के समय पे आप ये एलोकेशन, एग्रेसिव एलोकेशन को कंटिन्यू करें और सडनली मार्केट में अगर कोई डीप करेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं, हालांकि वो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पे शायद शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन की आपकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होगी। तो उस समय पे जाके अपना आप एलोकेशन को चेंज कीजिए। जैसे अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी इक्विटी में है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में है, तो एक ऐसी कैटेगरी है, मुझे लगता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, जिनमें एलोकेशन टू इक्विटी डिपेंड्स ऑन मार्केट वैल्यूएशन। और बहुत सारे स्ट्रेटेजी और फॉर्मूला फंड मैनेजर यूज करते हैं इक्विटी एलोकेशन के लिए। तो मुझे लगता है उसमें इतनी इक्विटी एक्सपोजर है कि वो आपका रिस्क भी कम करे। मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो इक्विटी का एक्सपोजर कम होगा, अगर मार्केट नीचे है तो इक्विटी थोड़ा एक्सपोजर बढ़ेगा, और साथ ही इनमें वो कैपेसिटी है कि वो आपको ऐसा रिटर्न दे सकें कि आप इन्फ्लेशन को आप टैकल कर सकें। तो आई थिंक ये कैटेगरी में आप अपना रुझान कीजिए क्लोजर टू रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के समय भी मुझे लगता है ये कैटेगरी जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल सर। चलिए एक कॉलर से भी बात करते हैं। ऋषभ जैन का सवाल हमारे पास आया। इनफैक्ट उनकी माता जी जो हैं वो हमसे बात करेंगी उनके सवाल को लेकर। बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका शो में। आप अपने बेटे ऋषभ के फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सवाल पूछना चाह रही हैं, बताइए डिटेल्स थोड़ा सा। जी, मेरा लड़का 23 इयर्स का है, 24 इयर्स का है। मैंने जब क्वेश्चन डाला था तो 1 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ मैम। पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरा क्वेश्चन दिया है। मैम मेरा लड़का 24 इयर्स का है और उसका मंथली सैलरी 1,70,000 तक आता है इन हैंड। और वो मैं उसके लिए 2 साल से उसका इन्वेस्टमेंट शुरू किया है मैम। मैंने 40,000 से शुरू किया था उसके लिए। एक्चुअली वो सब मैं ही करती हूँ, उसका पूरा मैं हैंडल करती हूँ। तो मैंने पहले शुरुआत से उसका पहले उसका टर्म प्लान लिया मैम, ऑलमोस्ट 3 CR का। उसका हेल्थ इंश्योरेंस है 20 लाख का मैम। और उसके बाद मैंने इक्विटी SIP शुरू की है, ऑलमोस्ट 1,15,000 तक उसका जाता है मैम। और 30 to 40,000 उसका मंथली एक्सपेंसेस है। और मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, एक्चुअली मैम अभी तक जो मैंने मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैम, एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक हैंडसम अमाउंट लगता है और रिटायरमेंट के लिए तो मेन तो गोल ये 2 ही है। रिटायरमेंट गोल 15 करोड़ आप बता रही हैं? या मैम। ठीक है। और बच्चे की पढ़ाई, जब बच्चे आपके बेटे की पढ़ाई कि बेटे के बच्चे की पढ़ाई? बेटे के बच्चे के लिए मैम। ओके, बेटे के बच्चे की पढ़ाई के लिए 19 साल बाद 6 करोड़ रुपीस आप कह रही हैं। रिटायरमेंट लक्ष्य 15 करोड़। ओके, जल्दी से हेमंत जी से पूछ लेते हैं। हेमंत जी, 15 करोड़ का लक्ष्य रिटायरमेंट के लिए आपको काफी लग रहा है, और दूसरा बाकी इनके इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही क्विकली बोलना चाहूंगा। आई थिंक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हम हमेशा बात करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरीके से अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हो। सबसे शुरुआत में अच्छी बात यह है कि रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दिया गया है। एक टर्म प्लान है 3 करोड़ का, एक हेल्थ इंश्योरेंस है और एक इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है। तो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट को पूरा इन्होंने बिल्कुल कवर किया है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अभी पर मंथ वो करीब 1,15,000 है। उसमें मेजोरिटी जो पैसा है वो इक्विटी फंड में जा रहा है। एसेट एलोकेशन बिल्कुल सही है। हमने जैसा पहले कहा था, जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना फायदा होगा। अभी ऋषभ जो है, मेरे को लगता है 24 साल के, जैसा उन्होंने कहा कि बहुत लंबा समय है इनके पास कॉर्पस बनाने के लिए। अगर हम इनके गोल्स की बात करें तो रिटायरमेंट का जो गोल है, और इन्होंने कहा जो बच्चों की एजुकेशन के लिए जो गोल बनाया है 6 करोड़ का, तो एजुकेशन के लिए करीब 65,000 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और रिटायरमेंट के लिए 15 करोड़ के लिए, क्योंकि समय बहुत लंबा है, 45,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिला के करीब 1,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी जरूरत है। इस समय पे उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 1,15,000 की है।
तो मुझे लगता नहीं कि उनको गोल अचीव करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, इसका कुछ हिस्सा जो है वो एनपीएस और पीपीएफ में है, बट मुझे लगता है ओवरऑल अगर ये यही डिसिप्लिन को कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर साल जैसे जैसे इनकम होती है, बढ़ती है, उसका कुछ पार्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट में आता रहेगा। मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा कारण है। और इनफैक्ट जैसा मैंने पहले भी कहा शो में कि जो गोल है रिटायरमेंट का वो आगे जाके बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी करंट इनकम लेवल और आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो उसके हिसाब से अपने गोल को आप उसको थोड़ा बढ़ाते रहिए। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, ब्रॉडली मैं कहूंगा फंड अच्छे हैं। एक ही फंड है जिसपे आपको देखने की जरूरत है, वो टाटा डिजिटल फंड जो एक सेक्टर फंड है, और हम हमेशा मानते हैं कि एक सेक्टर फंड को मॉनिटर करना, हालांकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आईटी एज ए सेक्टर काफी पोटेंशियल है, बट उसको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसकी जगह में अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे पीजीएम फ्लेक्सी कैप तो सेक्टर फंड से आप दूर रहने की सलाह इन्हें दे रहे हैं, इस पे आपको कुछ एक आपने पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप में निवेश करने की सलाह इनको दी है। समय थोड़ा कम है इसलिए मैं बहुत ब्रीफली आपसे रिटायरमेंट स्टेज में आप कौन सी कैटेगरी में निवेश करना चाहिए और रेगुलर इनकम के लिए कौन से स्कीम या कौन सा तरीका अपनाएं? जी, जैसे मैंने कहा कि जनरली हम जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है उनको देखते हैं, फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग्स स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम। वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वो हमेशा रोल रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां से पूरा मत डालिए, सिग्निफिकेंट पार्ट आप वहां पे डाल सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट आपके पोर्टफोलियो का वो इक्विटी और इस तरह की एलोकेशन में हो। जैसे मैंने कहा बैलेंस एडवांटेज फंड, वहां पे 2-3 फंड हैं जो काफी अच्छे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड और एबीएसएल बैलेंस एडवांटेज फंड। ये 4 फंड है, कंसिस्टेंटली इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और वहां पे कोशिश कीजिए कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से रेगुलर इनकम जनरेट करें, ना कि डिविडेंड ऑप्शन से, क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है। और एसडब्ल्यूपी में आप डिसाइड कर सकते हो फ्रीक्वेंसी और कितना पैसा आपको चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज यानी रिटायरमेंट स्टेज का। ओके, तो रिटायरमेंट का 3 स्टेज प्लान विस्तार से हमने चर्चा की। हेमंत जी हमारे साथ शो में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।